पोम्पियो के ताइवान पहुंचने से एक दिन पहले ही 5 अमेरिकी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल इस बीच यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर, तुर्की ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने से मना कर दिया है। इससे पहले अमेरिका समेत कई यूरोपियन देश रूस के विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर चुके हैं, लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि वो अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद नहीं करेंगे। इससे पहले रूस ने अमेरिका और यूरोप पर पलटवार करते हुए 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। तो कई देश बंद कर चुके हैं एयर स्पेस रूस के लिए, लेकिन तुर्की ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया है। कि यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव किसी वक्त भी रूस की सेना के सामने गिर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटे बहुत ही अहम होंगे। एक तरह से उन्होंने इस जो जंग है उसमें एक तरह से जीत हासिल कर ली। कीव पर मंडराते पुतिन काल का खतरा। रूस यूक्रेन युद्ध की आंखों देखी, क्या महायुद्ध होकर रहेगा? यूक्रेन बॉर्डर से मेरे साथ। जबकि बाकी बची हुई इमारत में आग लग गई। वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ आग और भड़कती गई, जो थोड़ी ही देर में पूरी इमारत में फैल गई। हालांकि बाद में बिल्डिंग में लगी आग को बुझा लिया गया। उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। रूसी सेना की ओर से बरस रहे बमों और मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी, जिसकी एक तस्वीर राजधानी कीव से भी सामने आई। वहां रूसी सेना की मिसाइल के निशाने पर आई एक रिहायशी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। वहां से काले धुएं के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इन हमलों के लिए वहां के लोगों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को निशाने पर ले लिया। Я не вірю, що цей довбаний Путін піде на це. Повірте, десь в голові. कुछ ऐसा ही मंजर शहर में कई दूसरी जगहों पर भी नजर आया और इमारतों में लगी आग इतनी भीषण थी कि उससे निकल रहे धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। इस बीच रूसी सेना के नजदीक पहुंचने की खबरों से यूक्रेन की राजधानी कीव में दहशत का आलम है। लोगों ने वहां से जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। कभी भी हमले की जद में आने के खौफ से लोगों ने रेलवे स्टेशनों का रुख किया, जिसकी वजह से कई स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहां लोग ट्रेन आने के इंतजार में घंटों खड़े रहे। उनमें कुछ लोग इस तरह गले मिलकर फूट फूट कर रोते दिखाई दिए, मानो उन्हें लग रहा हो कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकने के कुछ ही देर बाद उसमें लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं बची। ऐसे में कुछ लोग ट्रेन की सीढ़ियों पर ही बैठने को मजबूर हो गए, जबकि कुछ लोग ट्रेन में जगह नहीं मिलने से मायूस नजर आए। 10 минут назад пришли, уже попасть не можем. Ждем, не знаю, никто не знает, все ожидают. वहीं जिन्हें अपनी मंजिल पर जाने के लिए ट्रेन में जगह मिल पाई, वो कीव छोड़कर अपने सामान के साथ वहां से रवाना हो गए। उधर रूस ने यूक्रेन के चर्निव शहर में एयर स्ट्राइक की, जिससे वहां भारी तबाही मच गई। वहां एक साथ कई जगहों पर हुई बमबारी में करीब 50 लोग मारे गए और इन हमलों से चर्निव शहर के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रूसी यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने फेसबुक और ट्विटर को देश में ब्लॉक कर दिया है। रूस ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रूस की मीडिया कंपनियों के साथ रूस भेदभाव रवैया अपना रहा है। साथ ही रूस सरकार ने सेना को लेकर फर्जी खबर फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का मन बनाया है। इससे जुड़े एक आपराधिक कानून पर पुतिन ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 15 साल तक की कैद भी हो सकती है। रूस ने ड्रोन हमले से यूक्रेन की एक पोस्ट को उड़ाने का वीडियो जारी किया। यह हमला डोनेट्स्क शहर में यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाकर किया गया और सामने आए इस वीडियो में दिखा कि रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की पोस्ट पर बम से सटीक निशाना लगाया। इस हमले से वहां एक तेज धमाका हुआ, जिसके साथ ही आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं। दावा किया गया कि वहां की थल सेना की आयदार बटालियन के सैनिक उस पोस्ट पर मौजूद थे, जिनकी तैनाती पूर्वी यूक्रेन के इस इलाके में रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के खिलाफ की गई थी। इससे पहले रूसी ड्रोन डोनेट्स्क शहर के ऊपर मंडराता दिखाई दिया, जिसने रूस की सीमा से 100 किलोमीटर दूर बसे इस शहर पर हमला किया। डोनेट्स्क को हाल ही में रूस ने स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी थी।
इसे रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है। हालांकि डोनेस्क में 2014 से ही यूक्रेन की सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है, क्योंकि इन विद्रोहियों ने तब वहां की कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में भीषण आग लग गई। अस्पताल कर्मियों, स्थानीय लोगों और आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने 200 मरीजों को सुरक्षित निकाला, दूसरे अस्पतालों में पहुंचाया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजहों की जांच चल रही है। अस्पताल में आग लगने के मामले पर फायर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से न्यूज 18 संवाददाता ने बातचीत की। बताइए शुरू से कि क्या हुआ। जी, जब हमें मैसेज मिली है 9:25 पर फायर कंट्रोल रूम जो हमारा बटमालों में है वहीं पर मैसेज आई है, तो हमने क्योंकि हॉस्पिटल का नाम सुनते ही हमने पूरे का पूरा जो सिटी में फायर सर्विस का अमला है और गाड़ियां हैं सभी की सभी यहाँ बुलाई है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो ही हम हेडक्वार्टर बटमालू से निकले तो रास्ते में ही हमें वहाँ से धुआं निकला, धुआं हर जगह दिखाई दिया, तो उससे पता चलता है कि हमें थोड़ा लेट मैसेज मिली है। तो जो ही हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमने देखा है कि ये जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है यू शेप्ड, ये पूरी की पूरी इन्वॉल्व हुई थी, क्योंकि इसका अपर स्टोरी जो है वो इसमें वुडन सीलिंग है। तो चूँकि ये थ्रो एंड थ्रो सीलिंग है तो एक जगह शुरू हुई है ये, तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल इन्वॉल्व हुआ है। लेकिन हमने तुरंत कार्रवाई की और लोगों का साथ मिला, खासकर हॉस्पिटल का अमला बहुत ही मुस्तैदी से उन्होंने काम किया है हमारे साथ। तो जो यहाँ पेशेंट्स थे उनको इवाक्यूएट करने में मदद की हमारी भी, और उन्होंने बहुत मदद की। सारे जो है पेशेंट सेफली निकले, बिल्कुल सेफ है, इसमें अल्लाह का शुक्र है। हमारे भी जवान लगभग सेफ है। एक दो आदमियों को थोड़ा सा इंजरी हुई है, उनको हमने हॉस्पिटल भेजा है, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक रहा। रूस के हमलों की मार झेल रहे यूक्रेन की एक तस्वीर सामने आई जिसने सीरिया की याद दिला दी, जो युद्ध में ऐसे ही तबाह हो गया था। और ठीक वैसे ही हालात इस वक्त यूक्रेन में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ड्रोन से ली गई यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें किसी हॉलीवुड की फिल्म में युद्ध के बाद का कोई सीन नहीं, बल्कि सच्चाई है। वहां कई किलोमीटर दूर तक खंडहर हुई इमारतें खड़ी दिखाई दी। जंग की भेंट चढ़े एक बड़े इलाके में सन्नाटा पसरा नजर आया। सड़कों पर सिर्फ मलबा और जली हुई गाड़ियां थी। तो एक इमारत के नीचे का हिस्सा जलकर भले ही बुझ गया हो, लेकिन ऊपर अब भी आग धधक रही थी। वहीं कई बिल्डिंग तो पूरी तरह धराशायी नजर आई। उधर जंग के बीच रूस ने एक और बड़ा दावा किया। रूस के खुफिया विभाग ने नेटो देशों पर आरोप लगाया कि वो आतंकवादियों को लड़ने के लिए यूक्रेन भेज रहा है। मतलब ये कि रूस कह रहा है कि नेटो देश उसके खिलाफ जंग में आतंकवादी लड़ाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और नेटो देश के बीच ठनी हुई है। पुतिन ये आरोप लगा चुके हैं कि नेटो देशों का रवैया आक्रामक है। इसी वजह से वो अपने परमाणु हमला करने वाले फौजियों को भी अलर्ट कर चुके हैं। और अब रूस का खुफिया विभाग नेटो देशों पर एक और बड़ा आरोप लगा रहा है। इस बीच यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर। तुर्की ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने से मना कर दिया है। इससे पहले अमेरिका समेत कई यूरोपियन देश रूस के विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर चुके हैं, लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि वो अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद नहीं करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि मिशन गंगा के तहत छात्र लाए गए हैं। लगातार छात्रों के आने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन से लौटे हैं 11,000 छात्र। तस्वीरें आप देखिए, ये वो छात्र हैं जो मिशन गंगा के तहत स्वदेश वापस लाए गए हैं। लगातार भारत सरकार का ये मिशन जारी है और जब तक आखिरी छात्र वहां से नहीं लाया जाता है तब तक ये मिशन जारी रहेगा। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी सरकार की कि वहां पर कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं बॉर्डर्स पर, चाहे हम पोलैंड बॉर्डर की बात करें जो यूक्रेन से होकर के बॉर्डर तक पहुंचते हैं और उसके बाद फिर विमान के जरिए भारत पहुंचते हैं। यूक्रेन से लौटे 11,000 भारतीय छात्र जो वहां पर यूक्रेन में अलग अलग इलाकों में पढ़ाई करने गए थे। खासकर वहां पर MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्रों की तादाद काफी ज्यादा है। इनके घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब वो देश वापस आ चुके हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, खार्किव में कई धमाके हुए हैं। खार्किव ये वो इलाका है जो एक के बाद एक धमाकों से दहल रहा है। अभी खार्किव पर रूसी सेना का कब्जा तो नहीं हुआ है, लेकिन धमाके वहां पर जारी हैं। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 10वां दिन है और खार्किव में मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, बम दागे जा रहे हैं। लोग वहां पर धमाकों के साए में जीने को मजबूर हैं। कई लोग इलाका खाली कर चुके हैं, लेकिन
कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं और इन 10 दिनों में सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट भी किया गया है। लोग बंकरों में छिपे हुए हैं और रूस का रवैया ज्यादा आक्रामक हो गया है। 10वें दिन पुतिन की सेना एक के बाद एक हमले दाग रही है। रूस की सेना किसी भी वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच सकती है, यानी यूक्रेन की राजधानी पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रूस की सेना का एक बड़ा काफिला कीव के दरवाजे तक पहुंच चुका है और बस चंद किलोमीटर की दूरी बची है, जिसके बाद कीव पर रूस का सबसे घातक हमला हो सकता है। पिछले 9 दिन से यूक्रेन ने अपनी राजधानी को बचाकर रखा है, लेकिन अब उसके लिए आने वाले कुछ घंटे भारी पड़ने वाले हैं। रूस की सेना कभी भी वहां पहुंच सकती है और कीव की तरफ बढ़ रहे इस खतरे की गवाही दे रही है ये तस्वीरें, जिनमें रूस की सेना का एक काफिला कीव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस 64 किलोमीटर लंबे काफिले में रूस के खतरनाक टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और घातक तोप शामिल हैं, जो कभी भी कीव पहुंच सकती हैं। कीव पर मंडरा रहे खतरे का ये दावा ऐसा ही नहीं है। इसका सबूत देती 3D सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने जारी किया। और अगर रूसी सेना का यह काफिला कीव में घुस गया तो समझो खेल खत्म, क्योंकि अगर एक बार राजधानी हाथ से निकल गई तो फिर यूक्रेन को रूस के हाथों में जाने से रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि रूस ने कीव पर हमला करने के लिए सड़क के रास्ते 64 किलोमीटर लंबे इस काफिले को बेलारूस से रवाना किया। यूक्रेन की राजधानी कीव उत्तर मध्य में है और बेलारूस की सीमा से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है और कीव के उत्तर पश्चिम में रूसी सैनिकों का काफिला सड़क के रास्ते आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन में कीव के उत्तर पश्चिम में सभी सड़कें बेलारूस ही जाती हैं। बेलारूस वो देश है जो 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा था और पहले ही दिन से रूस के साथ खड़ा है। जनवरी से ही रूस ने अपनी फौज, खतरनाक हथियार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और सेना की गाड़ियां बेलारूस में तैनात करनी शुरू कर दी थी। बेलारूस से चली रूस की सेना का यह सबसे बड़ा काफिला कीव के बेहद नजदीक पहुंच चुका है, जहां पिछले 9 दिन से भीषण जंग जारी है। रूस लगातार वहां मिसाइलों से हमले कर रहा है और रूसी मिसाइल के ऐसे ही हमले ने वहां एक इमारत को तबाह कर दिया। उसका एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जबकि बाकी बची हुई इमारत में आग लग गई। वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ आग और भड़कती गई, जो थोड़ी ही देर में पूरी इमारत में फैल गई। हालांकि बाद में बिल्डिंग में लगी आग को बुझा लिया गया। इस बीच यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर, तुर्की ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने से मना कर दिया है। इससे पहले अमेरिका समेत कई यूरोपियन देश रूस के विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर चुके हैं, लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि वो अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद नहीं करेंगे। इससे पहले रूस ने अमेरिका और यूरोप पर पलटवार करते हुए 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध महायुद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। रूसी सेना की ओर से बरस रहे बमों और मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी, जिसकी एक तस्वीर राजधानी कीव से भी सामने आई। वहां रूसी सेना की मिसाइल के निशाने पर आई एक रिहायशी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। वहां से काले धुएं के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इन हमलों के लिए वहां के लोगों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को निशाने पर ले लिया। Я не вірю, що цей довбаний Путін піде на це. Повірте, десь в голові. कुछ ऐसा ही मंजर शहर में कई दूसरी जगहों पर भी नजर आया और इमारतों में लगी आग इतनी भीषण थी कि उससे निकल रहे धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। यूएनएचआरसी यूक्रेन पर हमले की जांच करेगा। इसके लिए 3 सदस्यीय एक जांच आयोग बनाया गया है जो रूस की सेना के हमले की जांच करेगा। दरअसल शुक्रवार को यूक्रेन पर रूसी हमले की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव के समर्थन में 32 देशों ने वोट दिया, जबकि रूस और पूर्वी अफ्रीकी देश एरिट्रिया ने प्रस्ताव का विरोध किया। साथ ही भारत, पाकिस्तान और चीन समेत 13 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्वीट करके प्रस्ताव का स्वागत किया है। इस बीच रूसी सेना के नजदीक पहुंचने की खबरों से यूक्रेन की राजधानी कीव में दहशत का आलम है। लोगों ने वहां से जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। कभी भी हमले की जद में आने के खौफ से लोगों ने रेलवे स्टेशनों का रुख किया, जिसकी वजह से कई स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहां लोग ट्रेन आने के इंतजार में घंटों खड़े रहे। उनमें कुछ लोग इस तरह गले मिलकर फूट फूट कर रोते दिखाई दिए, मानो उन्हें लग रहा हो कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकने के कुछ ही देर बाद उसमें लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं बची।
ऐसे में कुछ लोग ट्रेन की सीढ़ियों पर ही बैठने को मजबूर हो गए, जबकि कुछ लोग ट्रेन में जगह नहीं मिलने से मायूस नजर आए। 10 минут назад пришли, уже попасть не можем. Ждем, не знаю, никто не знает, все ожидают. वहीं जिन्हें अपनी मंजिल पर जाने के लिए ट्रेन में जगह मिल पाई, वो कीव छोड़कर अपने सामान के साथ वहां से रवाना हो गए। इस बीच भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने में जुटी हुई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन से अब तक 20,000 से ज्यादा छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हम लोग कई शेल्टर होम्स में गए जो भारत सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। हमारी मुलाकात अभिजीत से हुई। अभिजीत की पत्नी 9 महीने की गर्भवती, वो कीव में फंसे, लेकिन ऑपरेशन गंगा की वजह से वो किसी तरह से बचकर वहां से निकले। अभिजीत ने हमको बताया कि वो अब अपनी बेटी का नाम गंगा रखेंगे। ऑपरेशन गंगा की वजह से उनकी पत्नी और उनकी बच्ची की जान बची है। होने वाली बेटी का नाम वो गंगा रखेंगे। उधर रूस ने यूक्रेन के चर्निव शहर में एयर स्ट्राइक की, जिससे वहां भारी तबाही मच गई। वहां एक साथ कई जगहों पर हुई बमबारी में करीब 50 लोग मारे गए और इन हमलों से चर्निव शहर के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रूसी विमानों के इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। सड़कों पर जहां तहां लोगों के शव दिखाई दिए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। यही नहीं, रूसी विमानों ने कई रिहायशी इमारतों को भी अपना निशाना बनाया। कुछ मकान तो हमले के कई घंटों बाद भी आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। शहर में जगह जगह मलबे का अंबार नजर आया। इस बीच वहां राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया, जिसके तहत ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद ली गई और फिर उन लोगों को नीचे उतारकर तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। वहीं दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुटे रहे। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के एक सांसद ने यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने के लिए पुतिन की हत्या को ही इकलौता उपाय बताया है। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसी ग्रैहम ने ट्विटर पर लिखा कि रूस के ही लोग इस जंग को रोक सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने राष्ट्रपति को मारना होगा। अपने ट्वीट में लिंडसी ग्रैहम ने रोम के राजा जूलियस सीजर के हत्यारे का जिक्र किया और पूछा कि क्या रूस में कोई ब्रूटस है जो पुतिन को मार गिराए। वहीं रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी यूक्रेन की सेना जमीन पर लगातार डटी है। राजधानी कीव और उसके आसपास के शहरों पर मिसाइलों, बमों और टैंकों से हमले हो रहे हैं, तो कुछ इलाकों में यूक्रेन के सैनिक उन्हें धूल भी चटा रहे हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की सेना ने जारी की, जिनमें एक तस्वीर कीव के पास के एक इलाके की है। दावा है कि जब रूस की सेना वहां टैंकों के साथ कब्जे के लिए पहुंची तो यूक्रेन के फौजियों ने अचानक उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया, जिसमें टैंक पर सवार रूस के कई सैनिक मारे गए और उनके शव सड़क पर बिखरे पड़े मिले। इतना ही नहीं, कीव के पास ही एक दूसरे इलाके में रूस के कुछ टैंकों को जब्त कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। रूस की सेना से लोहा लेने का यह सिलसिला मिकोलाइव शहर में भी देखने को मिला। दावा है कि जंग के दौरान वहां रूस के फौजियों पर यूक्रेन के सैनिक भारी पड़े, क्योंकि मिकोलाइव शहर की सड़क पर जब सीधी लड़ाई हुई तो रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, उन्होंने जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियों और टैंकों को छोड़कर वहां से भागने में ही भलाई समझी, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने उन सभी गाड़ियों और टैंकों को जब्त कर लिया और फिर उनमें आग लगा दी गई। कुछ ही देर में टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया कि उसने बस में सवार रूस के कई सैनिकों को पकड़ लिया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें कुछ सैनिक बंधक बने नजर आए। जवाबी हमलों के बीच बूचा शहर के मेयर ने रूस के जलते टैंकों के सामने खड़े होकर अपना वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सेना और अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही यूक्रेन ने यह दावा किया कि बीते 9 दिन से चल रही जंग में उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने इस पर एक रिपोर्ट भी जारी की, जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक 9,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 33 लड़ाकू विमानों को मार गिराया और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 37 हेलीकॉप्टरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। दावा तो यह भी है कि उसने रूस के 251 टैंकों, 900 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। उधर यूक्रेन पर हमले के बाद डोनेस्क इलाके के कई लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। वहां हो रहे बम धमाकों से बचने के लिए इन्होंने अपने गांव छोड़ दिए। इनमें रहने वाले ये लोग अपने परिवार के साथ वहां बने शेल्टर होम में रहने चले गए। वहां से ऐसे ही एक शेल्टर होम की तस्वीर सामने आई, जहां से ये लोग जमीन पर बिस्तर लगाकर रात काटते दिखाई दिए। वहां बैठी महिलाएं और बच्चे डरे सहमे नजर आए। हालांकि इन शेल्टरों में लोगों के लिए खाने और दवाइयों का पूरा इंतजाम है। रूस का रुख राजधानी कीव या उसके आसपास के शहरों पर ही नहीं सिमटने वाला।
खबर है कि पुतिन ने अब यूक्रेन के पश्चिम पर अपनी पैनी नजरें गड़ा दी और कीव पर कब्जे के बाद रूस की हिट लिस्ट में यूक्रेन का अगला शहर होगा लवीव। यह खतरा यूक्रेन के लिए तो बहुत बड़ा ही है। इसने नाटो और अमेरिका के माथे पर भी पसीना ला दिया, क्योंकि लवीव यूक्रेन के पश्चिम में है और यूक्रेन का पश्चिम वो इलाका है जो नाटो देशों की सीमा से लगता है। अब तक वो रूस की सेना की पकड़ से दूर है, लेकिन डर है कि रूस अब यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर भी धावा बोलने की फिराक में। जिसके खौफ में मरे जा रहे लवीव के आम लोगों ने ही अपनी सुरक्षा के लिए कमर कस ली। वहां से सामने आई तस्वीरों में हाथ में फावड़े थामे लोग रूस की बमबारी से बचने के लिए एक पार्क में बड़े से बंकर में खुदाई करते नजर आए। Lviv is still not in danger, but we have to be prepared for Russian invasion. यूक्रेन का लवीव शहर राजधानी कीव के पश्चिम में 540 किलोमीटर दूर है। इसलिए जब कीव में रूस ने हमले शुरू किए तो वहां से लोग भागकर लवीव चले गए और उनमें कई लोग लवीव में बंकरों में काम करने में लगे हैं, ताकि तब तक रूस की सेना के बड़े हमलों से बचे हुए पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर को आगे भी बचाया जा सके। लवीव में वैसा हाहाकार नहीं मचा है जैसा कि उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में मचा है। पश्चिम ही इकलौती ऐसी दिशा है जहां रूस की सेना यूक्रेन में अपनी तगड़ी पहुंच नहीं बना पाई है, लेकिन डर है कि अब सीन बदल सकता है और अगर रूस यूक्रेन के इस पश्चिमी हिस्से में भी पहुंच गया तो यूक्रेन तो छोड़िए, अमेरिका और नाटो के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की इस पश्चिमी दिशा में ही पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे देश पड़ते हैं। थोड़ा नीचे ही रोमानिया भी है जो कि नाटो के सदस्य हैं और इस लिहाज से अमेरिका के साथी हैं। लवीव शहर से तो पोलैंड बॉर्डर की दूरी करीब 80 किलोमीटर ही है। यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, क्योंकि फिर रूस सिर्फ लवीव पर तो रुकेगा नहीं, वो वहां से यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में आगे बढ़ेगा और देर सवेर यूक्रेन युद्ध की आंच नाटो और अमेरिका तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन रूस की राह इतनी आसान भी नहीं होने वाली, क्योंकि लवीव के बाहरी हिस्से में लोगों ने सड़कों पर मेटल के बैरिकेड और भारी भरकम मशीनें रख दी हैं ताकि रूस की सेना के टैंक आगे बढ़ ही न पाए। वहीं दूसरी सड़कों पर रेत के बोरों की लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है। लोग दिन रात इन रोड ब्लॉक्स की पहरेदारी कर रहे हैं और संदिग्ध गाड़ियों को शहर में घुसने नहीं दे रहे। खुद यूक्रेन की सेना ही लवीव में लोगों को रोड ब्लॉक बनाने में मदद कर रही है। उन्हें बता रही है कि बैरिकेड कहां बनाए जाएं, कैसे बनाया जाए, और अगर ये सब काम नहीं आया तो दूसरा इंतजाम भी है। लवीव के लोगों ने पेट्रोल बम भी बनाने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन में युद्ध के बीच लोग जान बचाकर पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। पोलैंड में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। पोलैंड ने इन शरणार्थियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति ने यूक्रेन से सटे एक ऐसी ही सीमा का जायजा लिया और इंतजामों की जानकारी ली। ताइवान में ब्लैकआउट हो गया, जिसके बाद सीधा शक चीन पर गया और ये अटकलें लगने लगी कि ब्लैकआउट कहीं चीन की साजिश तो नहीं। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन और ताइवान की लड़ाई को हवा मिल गई है और यही वजह रही कि जैसे ही वहां से ब्लैकआउट की खबर आई, शक की सुई चीन की ओर घूम गई। अब इसे संयोग कहें या साजिश, क्योंकि ताइवान में बत्ती ठीक उस समय गुल हुई जब वहां की राष्ट्रपति शाई इंग-वेन और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की मुलाकात होने वाली थी। इस ब्लैकआउट के दौरान राष्ट्रपति के दफ्तर में तो बिजली की सप्लाई होती रही, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसकी वजह से शाई और पोम्पियो की मुलाकात की होने वाली लाइव स्ट्रीमिंग रद्द करनी पड़ी। मतलब यह कि बिजली जाने से ताइवान और अमेरिकी नेता की मुलाकात की सीधी तस्वीरें दुनिया के सामने नहीं आ पाई। इस मामले को ताइवान सरकार ने भी हल्के में नहीं लिया और ब्लैकआउट पर वहां के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से सख्ती दिखाई गई। राष्ट्रपति कार्यालय ने कैबिनेट और पावर सप्लाई कंपनी से ब्लैकआउट की वजह पूछी और निर्देश दिया कि जल्द समस्या सुलझाई जाए, जिसके जवाब में सरकारी पावर कंपनी ने बताया कि वहां के सिंटा पावर प्लांट में गड़बड़ी की वजह से बत्ती गुल हुई है। यह पावर प्लांट ताइवान का कोयले से चलने वाला तीसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है, जो ताइवान की कुल बिजली सप्लाई के 7वें हिस्से की आपूर्ति करता है। इस ब्लैकआउट की वजह से ताइवान के करीब 55 लाख घरों में अंधेरा हो गया। राजधानी ताइपे पर इसका सीधा ज्यादा असर पड़ा और लोग सुबह 9 बजे से ही बिजली संकट से जूझते रहे। हालांकि बाद में खबर आई कि इस समस्या को काफी हद तक सुलझा लिया गया है, लेकिन तब तक शाई और पोम्पियो की मुलाकात खत्म हो चुकी थी और बिजली नहीं होने से इसका सीधा प्रसारण नहीं हो पाया, जो मौजूदा हालात में ताइवान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात चीन को यह समझाने के लिए थी कि उसका ताइवान हथियाने का सपना सच नहीं होने वाला। लेकिन ठीक उसी समय लाइट चली गई। पोम्पियो के ताइवान पहुंचने से एक दिन पहले ही 5 अमेरिकी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी ताइवान पहुंचा था, जिसके बारे में पता चलते ही चीन तड़पने लगा था।
वो चीखने लगा था। बौखलाहट में उसने अमेरिका को यह धमकी तक दे डाली थी कि इसकी अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसीलिए ताइवान में ब्लैकआउट की वजह से फैले अंधेरे को युद्ध की आहट समझा जा रहा है। जब से यूक्रेन में रूस ने बम बरसाए हैं तब से ताइवान परेशान है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उसे पता है कि चीन गिद्ध की तरह घात लगाए बैठा है और मौका मिलते ही वो ताइवान में यूक्रेन की कहानी दोहरा सकता है। ताइवान की परेशानी से अमेरिका भी अनजान नहीं है, इसीलिए उसने अपना प्रतिनिधिमंडल ताइवान भेजा। वहां के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप तो खुलकर यह बात कह चुके हैं कि चीन के इरादे नेक नहीं है। China is threatening Taiwan. Russia is decimating Ukraine. यही नहीं है, एक इंटरव्यू में तो ट्रंप ने यह तक बोल दिया कि इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है। वैसे ट्रंप ही नहीं, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे भी ये डर जता चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के पहले ही दिन चीन के 9 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए थे। ये हरकत चीन 1 महीने में 12 बार कर चुका है। यूक्रेन छोड़कर जाने की खबरों के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की जनता के सामने आए और यूरोप के कई शहरों के लोगों को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित किया। इस बीच जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप का भविष्य रूस से युद्ध के परिणाम पर निर्भर है। इस बीच लोगों ने जेलेंस्की की हौसला अफजाई की। लोगों ने यूक्रेन के झंडे के साथ ही फ्लैश लाइट दिखाकर यूक्रेन यूक्रेन के नारे लगाए। जेलेंस्की ने कहा कि जब हम जीतेंगे और हमें भरोसा है कि हम जीतेंगे, ये लोकतंत्र की महान जीत होगी। इस बीच यूक्रेन से जंग लड़ते हुए रूस को 9 दिन हो गए। आसानी से लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा देने की हसरत पाले पुतिन को यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि यूक्रेन के सैनिक इतने दिनों तक उनकी सेना से मुकाबला कर पाएंगे। जाहिर है, ऐसे में यूक्रेन का पलटवार देख पुतिन की बौखलाहट बढ़ गई। वो अब इस जंग को लंबा खींचने के मूड में नहीं दिख रहे। यही वजह रही कि यूक्रेन को तबाह करने के लिए पुतिन ने अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि खार्किव के एयरबेस पर जिस बम से हमला किया गया था वो थर्मोबैरिक बम था, जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। वैक्यूम बम यानी वो बम जिसके इस्तेमाल से लोगों का दम घुट जाता है। रूस का ये महाविनाशक हथियार जैसे ही खार्किव के एयरबेस से टकराया, वहां आग का एक बड़ा गोला तेजी से आसमान की तरफ उठा। आग का यह गोला कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा परमाणु बम से हमले के बाद दिखता है। बताया गया कि इस बम के हमले ने एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस के थर्मोबैरिक बम के इस्तेमाल की बात दुनिया के सामने रखी। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर दिया, जिसे खार्किव के एयरबेस पर 2 दिन पहले दागा गया और यूक्रेन ने दावा किया कि वो हमला वैक्यूम बम से ही किया गया। और अगर यूक्रेन के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर ये वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। इस बम का जहां इस्तेमाल किया जाता है उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख के ढेर में बदल जाता है। पेड़ पौधे, इमारतें, इंसान सभी का नामो निशान मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते। वहां छिपे लोगों का दम भी यह बम घोंट देता है। इसलिए इसे रूस का महाविनाशक हथियार कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में करने के आरोप रूस पर लग रहे हैं। 9 दिन से चल रही जंग में रूस ने मिसाइल हमलों से यूक्रेन को झुकाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि इसी वजह से उसने अपने सबसे कारगर हथियार का इस्तेमाल किया, जिसे हम दम घोंटने वाला बम कह रहे हैं, क्योंकि जब इस बम का इस्तेमाल किया जाता है तो ये अपने आसपास की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है। इस बम में एक ईंधन का कंटेनर होता है जिसमें 2 अलग विस्फोटक चार्ज होने लगते हैं। जैसे ही इस बम को दागा जाता है तो पहले विस्फोट में ईंधन का कंटेनर खुल जाता है, जिससे निकलकर ईंधन आसपास के इलाके में फैल जाता है और उससे एक बादल जैसा बन जाता है। इसके बाद दूसरे विस्फोट में इस बादल में आग लगती है, जिससे आग का एक बड़ा गोला बनता है जो आसपास की सारी ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। यानी जिस इलाके में इस बम का इस्तेमाल किया जाता है वहां ये लोगों का दम घोंट देता है, जबकि इससे हुआ विस्फोट हमले की जगह को पूरी तरह तबाह कर देता है और उस जगह जिंदगी का नामो निशान तक नहीं बचता। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, नेटो ने खारिज की यूक्रेन की मांग, नो फ्लाई जोन की मांग खारिज कर दी है। यूक्रेन की मांग पर बोला नेटो ये युद्ध का हिस्सा नहीं है और जब भी कोई हवाई क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित होता है तो फिर दुश्मन के विमान अगर उस इलाके में आता है तो उसको मार गिराया जाता है। लेकिन ये बड़ा झटका है यूक्रेन के लिए, क्योंकि नेटो ने यूक्रेन की मांग को खारिज कर दिया है और कहा कि ये युद्ध का हिस्सा नहीं है। उधर खबर है कि यूक्रेन के बाद रूस के निशाने पर बाल्टिक देश है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो यह दावा भी कर दिया, रूस यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता है।
क्योंकि वो सोवियत संघ का हिस्सा था, ठीक वैसे ही जैसे बाल्टिक देश थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसी बात की याद दिलाई और दावा कर दिया कि अगर रूस यूक्रेन जीतने में कामयाब रहा तो अगला नंबर यूरोप के बाल्टिक देशों का होगा। Нас не станеться, не дай Боже. Далі буде Латвія. Запам'ятайте нашу зустріч. Латвія, Литва. लेकिन रूस की ओर से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला। उल्टा पुतिन ये कहते नजर आए कि उन्होंने रूस और यूक्रेन को कभी अलग समझा ही नहीं। Мною подписан и указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу. वैसे इस बात के संकेत पहले भी मिले थे कि रूस की नजर केवल यूक्रेन पर नहीं बल्कि यूरोप के दूसरे देशों पर भी है। और अब तो ज़ेलेंस्की खुद ये बात कह रहे हैं और पश्चिमी देशों से रूस को रोकने के लिए मदद मांग रहे हैं। बाल्टिक देश उत्तर पूर्व यूरोप के 3 देशों को कहा जाता है जो बाल्टिक सागर के किनारे पर है। ये तीनों देश हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये देश बहुत छोटे हैं और तीनों पर ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के प्रमुख रहे जोसेफ स्टालिन ने कब्जा कर लिया था। लेकिन 1991 में ये सोवियत संघ से अलग हो गए और आजाद देश बन गए। इतना ही नहीं, ये तीनों देश 2004 में नाटो में शामिल हो गए थे, लेकिन यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बन पाया। इन तीनों देशों की संस्कृति जर्मनी, पोलैंड और रूस से मिलती जुलती है और इसी बात की ओर ज़ेलेंस्की ने इशारा किया और बाल्टिक देशों को सावधान रहने को कहा। यह देश नाटो का हिस्सा है। रूस नाटो देशों के सख्त खिलाफ है। वो यूक्रेन का इसी वजह से दुश्मन बन गया क्योंकि वो नाटो देशों में शामिल होना चाहता था और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर उसने यूक्रेन जीता तो वो बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर भी हमला कर सकता है क्योंकि नाटो देश उसकी आंखों में खटकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाल्टिक देशों को इस बात का अंदाजा नहीं है। वो यूक्रेन पर हमले के बाद से अलर्ट है। बाल्टिक देशों में इस समय इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सेना किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार रखी गई है। इन देशों में आपातकाल 10 मार्च तक लागू रहेगा। यही नहीं, लातविया ने तो रूस के कई टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। वैसे कहा जा रहा है कि बाल्टिक देशों के अलावा यूक्रेन की सीमा से लगे छोटे से देश मोल्दोवा पर भी रूस की नजर है, जिसका प्लान कुछ दिन पहले बेलारूस के राष्ट्रपति ने गलती से लीक कर दिया था। वो अपने सेना के अधिकारियों को बैटल मैप समझा रहे थे और तभी उन्होंने उनके सामने ये बात बोल दी थी। उधर रूस के हमले में नष्ट हुए दुनिया के सबसे बड़े विमान म्रिया का वीडियो सामने आया। इस विमान के नष्ट होने की जानकारी यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दी थी और अब उसका वीडियो भी दुनिया के सामने आ गया है। दुनिया के सबसे बड़े विमान AN-225 का नाम म्रिया भी है, जो रूस और यूक्रेन की दुश्मनी की बलि चढ़ गया। रूस की सेना ने विमान पर इतने बम बरसाए कि उसकी सूरत ही बिगड़ गई। आसमान से बरसे गोलों ने म्रिया को बुरी तरह तहस नहस कर दिया। ना उसके पंख उड़ान भरने के लायक बचे और ना ही उसका बीच का हिस्सा बैठने के लायक रहा। जो वीडियो सामने आया उसमें विमान के पास मिसाइल का टुकड़ा भी नजर आया, जो इस बात का सबूत है कि रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन का सपना कहे जाने वाले इस विमान को बर्बाद कर दिया और वो दोबारा उड़ान भरने लायक नहीं रहा। म्रिया विमान को यूक्रेन की कंपनी एंटोनोव ने बनाया। इसके नष्ट होने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा था कि रूस ने हमारे म्रिया को तो तबाह कर दिया, लेकिन वो हमारे सपने को खत्म नहीं कर पाएंगे। और अपने ट्वीट में म्रिया की तब की तस्वीर शेयर की थी जब वो चमचमाता था, लेकिन ये चमचमाता विमान युद्ध के धुएं में काला हो गया और उसका एक भी हिस्सा सही सलामत नहीं बचा। दुनिया के सबसे बड़े विमान माने जाने वाले AN-225 में 6 इंजन, 32 पहिए और करीब 88 मीटर लंबे पंख हैं। इसने 21 दिसंबर 1988 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। इसके नाम 253 टन के पेलोड का विश्व रिकॉर्ड है, मतलब कि उसने 253 टन वजन उठाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा भी विमान में कई खूबियां हैं, जैसे कि एक बार ईंधन भरे जाने के बाद ये बिना रुके 18 घंटे तक उड़ान भर सकता है। करीब 600 टन वजन का ये प्लेन 640 टन तक का वजन ले जा सकता है। आमतौर पर यह विमान 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। यही नहीं, जरूरत पड़े तो अपने हिसाब से ऊंचाई कम ज्यादा भी कर सकता है। यूक्रेन का कहना है कि वो इस विमान की मरम्मत करेगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि इस सपने को पूरा करने में 22 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो सकते हैं भारतीय रुपयों के हिसाब से और 5 साल का समय लगेगा। कि यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव किसी वक्त भी रूस की सेना के सामने गिर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटे बहुत ही अहम होंगे। एक तरह से उन्होंने इस जो जंग है उसमें एक तरह से जीत हासिल कर ली।
मंडराते पुतिन काल का खतरा। रूस यूक्रेन युद्ध की आंखों देखी। क्या महायुद्ध होकर रहेगा? यूक्रेन बॉर्डर से मेरे साथ। Повірте, ну, десь в голові. कुछ ऐसा ही मंजर शहर में कई दूसरी जगहों पर भी नजर आया और इमारतों में लगी आग इतनी भीषण थी कि उससे निकल रहे धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। इस बीच रूसी सेना के नजदीक पहुंचने की खबरों से यूक्रेन की राजधानी कीव में दहशत का आलम है। लोगों ने वहां से जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। कभी भी हमले की जद में आने के खौफ से लोगों ने रेलवे स्टेशनों का रुख किया, जिसकी वजह से कई स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहां लोग ट्रेन आने के इंतजार में घंटों खड़े रहे। उनमें कुछ लोग इस तरह गले मिलकर फूट फूट कर रोते दिखाई दिए, मानो उन्हें लग रहा हो कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकने के कुछ ही देर बाद उसमें लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं बची। ऐसे में कुछ लोग ट्रेन की सीढ़ियों पर ही बैठने को मजबूर हो गए, जबकि कुछ लोग ट्रेन में जगह नहीं मिलने से मायूस नजर आए। 10 минут назад пришли, уже попасть не можем. Ждем, не знаю, никто не знает, все ожидают. वहीं जिन्हें अपनी मंजिल पर जाने के लिए ट्रेन में जगह मिल पाई, वो कीव छोड़कर अपने सामान के साथ वहां से रवाना हो गए। उधर रूस ने यूक्रेन के चर्निव शहर में एयर स्ट्राइक की, जिससे वहां भारी तबाही मच गई। वहां एक साथ कई जगहों पर हुई बमबारी में करीब 50 लोग मारे गए और इन हमलों से चर्निव शहर के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रूसी विमानों के इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। सड़कों पर जहां तहां लोगों के शव दिखाई दिए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। यही नहीं, रूसी विमानों ने कई रिहायशी इमारतों को भी अपना निशाना बनाया। कुछ मकान तो हमले के कई घंटों बाद भी आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। शहर में जगह जगह मलबे का अंबार नजर आया। इस बीच वहां राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया, जिसके तहत ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद ली गई और फिर उन लोगों को नीचे उतारकर तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। वहीं दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुटे रहे। वहीं रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी यूक्रेन की सेना जमीन पर लगातार डटी है। राजधानी कीव और उसके आसपास के शहरों पर मिसाइलों, बमों और टैंकों से हमले हो रहे हैं, तो कुछ इलाकों में यूक्रेन के सैनिक उन्हें धूल भी चटा रहे हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की सेना ने जारी की, जिनमें एक तस्वीर कीव के पास के एक इलाके की है। दावा है कि जब रूस की सेना वहां टैंकों के साथ कब्जे के लिए पहुंची, तो यूक्रेन के फौजियों ने अचानक उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया, जिसमें टैंक पर सवार रूस के कई सैनिक मारे गए और उनके शव सड़क पर बिखरे पड़े मिले। इतना ही नहीं, कीव के पास ही एक दूसरे इलाके में रूस के कुछ टैंकों को जब्त कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। रूस की सेना से लोहा लेने का यह सिलसिला मिकोलाइव शहर में भी देखने को मिला। दावा है कि जंग के दौरान वहां रूस के फौजियों पर यूक्रेन के सैनिक भारी पड़े, क्योंकि मिकोलाइव शहर की सड़क पर जब सीधी लड़ाई हुई तो रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, उन्होंने जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियों और टैंकों को छोड़कर वहां से भागने में ही भलाई समझी, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने उन सभी गाड़ियों और टैंकों को जब्त कर लिया और फिर उनमें आग लगा दी गई। कुछ ही देर में टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया कि उसने बस में सवार रूस के कई सैनिकों को पकड़ लिया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें कुछ सैनिक बंधक बने नजर आए। जवाबी हमलों के बीच बूचा शहर के मेयर ने रूस के जलते टैंकों के सामने खड़े होकर अपना वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सेना और अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही यूक्रेन ने यह दावा किया कि बीते 9 दिन से चल रही जंग में उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने इस पर एक रिपोर्ट भी जारी की, जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक 9000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 33 लड़ाकू विमानों को मार गिराया और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 37 हेलीकॉप्टरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। दावा तो यह भी है कि उसने रूस के 251 टैंकों, 900 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। वहीं रूस का रुख राजधानी कीव या उसके आसपास के शहरों पर ही नहीं सिमटने वाला। खबर है कि पुतिन ने अब यूक्रेन के पश्चिम पर अपनी पैनी नजरें गड़ा दी और कीव पर कब्जे के बाद रूस की हिटलिस्ट में यूक्रेन का अगला शहर होगा लवीव। यह खतरा यूक्रेन के लिए तो बहुत बड़ा ही है। इसने नाटो और अमेरिका के माथे पर भी पसीना ला दिया, क्योंकि लवीव यूक्रेन के पश्चिम में है और यूक्रेन का पश्चिम वो इलाका है जो नाटो देशों की सीमा से लगता है। अब तक वो रूस की सेना की पकड़ से दूर है, लेकिन डर है कि रूस अब यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर भी धावा बोलने की फिराक में, जिसके खौफ में मरे जा रहे लवीव के आम लोगों ने ही अपनी सुरक्षा के लिए कमर कस ली। वहां से सामने आई तस्वीरों में हाथ में फावड़े थामे लोग
रूस की बमबारी से बचने के लिए एक पार्क में बड़े से बंकर में खुदाई करते नजर आए। Lviv is still not in danger, but we have to be prepared for Russian invasion. यूक्रेन का लवीव शहर राजधानी कीव के पश्चिम में 540 किलोमीटर दूर है। इसलिए जब कीव में रूस ने हमले शुरू किए तो वहां से लोग भागकर लवीव चले गए और उनमें कई लोग लवीव में बंकरों में काम करने में लगे हैं, ताकि तब तक रूस की सेना के बड़े हमलों से बचे हुए पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर को आगे भी बचाया जा सके। लवीव में वैसा हाहाकार नहीं मचा है जैसा कि उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में मचा है। पश्चिम ही इकलौती ऐसी दिशा है जहां रूस की सेना यूक्रेन में अपनी तगड़ी पहुंच नहीं बना पाई है। लेकिन डर है कि अब सीन बदल सकता है और अगर रूस यूक्रेन के इस पश्चिमी हिस्से में भी पहुंच गया तो यूक्रेन तो छोड़िए, अमेरिका और नाटो के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की इस पश्चिमी दिशा में ही पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे देश पड़ते हैं। थोड़ा नीचे ही रोमानिया भी है जो कि नाटो के सदस्य हैं और इस लिहाज से अमेरिका के साथी हैं। लवीव शहर से तो पोलैंड बॉर्डर की दूरी करीब 80 किलोमीटर ही है। यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, क्योंकि फिर रूस सिर्फ लवीव पर तो रुकेगा नहीं, वो वहां से यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में आगे बढ़ेगा और देर सवेर यूक्रेन युद्ध की आंच नाटो और अमेरिका तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन रूस की राह इतनी आसान भी नहीं होने वाली, क्योंकि लवीव के बाहरी हिस्से में लोगों ने सड़कों पर मेटल के बैरिकेड और भारी भरकम मशीनें रख दी हैं ताकि रूस की सेना के टैंक आगे बढ़ ही न पाए। वहीं दूसरी सड़कों पर रेत के बोरों की लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है। लोग दिन रात इन रोड ब्लॉक्स की पहरेदारी कर रहे हैं और संदिग्ध गाड़ियों को शहर में घुसने नहीं दे रहे। खुद यूक्रेन की सेना ही लवीव में लोगों को रोड ब्लॉक बनाने में मदद कर रही है। उन्हें बता रही है कि बैरिकेड कहां बनाए जाएं, कैसे बनाया जाए, और अगर ये सब काम नहीं आया तो दूसरा इंतजाम भी है। लवीव के लोगों ने पेट्रोल बम भी बनाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच ताइवान में ब्लैकआउट हो गया, जिसके बाद सीधा शक चीन पर गया और ये अटकलें लगने लगी कि ब्लैकआउट कहीं चीन की साजिश तो नहीं। यूक्रेन